आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं आज उच्च शिक्षा प्रणाली और उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम, और इसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यूजीसी नेट में उच्च शिक्षा प्रणाली में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन 5 प्रश्नों को हम किस तरीके से देखते हैं, कई लोग पूछते हैं क्या प्रश्न आएंगे, तो जो प्रश्न में आ चुके हैं मैंने उन्हीं 10 प्रश्नों को आज अपने वीडियो में सम्मिलित किया है। तो देखते हैं कि आज आप इन प्रश्नों में कितना जानते हैं। तो बीच बीच में मैं बताता रहूँगा इन प्रश्नों से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि इसका उत्तर आप खुद देना चाहते हैं, मैं जल्दी बोल गया या कोई बात है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ आप 10 प्रश्नों को पूरा करिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लिंक भी दूंगा जो आपके इस वीडियो से संबंधित होंगे। तो अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से तो आपको देखना चाहिए, लेकिन आपको लगता है महत्वपूर्ण है तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी वाज सेट अप? तो 4 ऑप्शन है, बहुत सरल सा प्रश्न है, आपको पता होगा इसका आंसर। तो सीधे मैं आपको इसके आंसर पे ले चलूंगा। तो ये फिलहाल आपका पहला प्रश्न है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है इसका 1964। तो 1964 में DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। कहीं कहीं पर 1964-66 भी लिखा रहता है, तो उसका जो ड्यूरेशन था वो 2 साल का था, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है। इसी जो जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, शिक्षा नीति पर क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं इस बार, तो आप ध्यान रखिएगा कि पुरानी जो शिक्षा नीतियाँ हैं उस सब पर भी प्रश्न उठ सकता है। तो वहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है, DS कोठारी का वीडियो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लीजिएगा। तो 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं NPE। तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, क्योंकि इससे पहले जो भी नीतियां थी वो कहीं ना कहीं पूरी नीति को लेकर नहीं चल पा रही थी, लेकिन DS कोठारी की अध्यक्षता में जो नीति बनी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कई मुद्दों को उसमें शामिल किया गया था। अभी रिसेंटली जो आपने 2020 देखी है, जो NPE बना है 2020, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, इस पर महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं। तो वो जो NPE 2020 बना है उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए। इस पर भी मैं पूरा एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको छोटी छोटी बातें जो हैं NPE 2020 से संबंधित वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 आया है, ये आखिर क्यों लाया गया? तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी 1968 में, इसीलिए उसको लाया गया। तो फिलहाल यहाँ प्रश्न को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा DS कोठारी। DS कोठारी कौन थे? DS कोठारी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और वो CSIR में जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसमें काफ़ी उनका नाम था। इसीलिए DS कोठारी को एक एजुकेशन सिस्टम को मैच्योर बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए उनको एक काम सौंपा गया, और उन्होंने 1968 में उसी के आधार पर एक नीति बनाई गई। द नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन, दूसरा प्रश्न है, द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसको NKC कहते हैं शॉर्टकट में, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर दे देंगे। बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो सही आंसर मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, 2005। 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। खास बात यह है कि इसके और भी प्रश्न कई रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना अगर और पूछा जाए तो 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और विशेष बात इसकी ये है कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा। 3 वर्ष के लिए बनाई गई थी 2008 के लिए, फिर उसका समय समय पर जो है एक्सटेंशन किया गया। बाद में इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा इसका जो भी कार्यकाल था, लेकिन फिलहाल
3 साल तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। और आप कहोगे कि 3 साल के लिए क्यों महत्वपूर्ण रही, ऐसा क्या किया गया? तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, इसका मुख्य कार्य यही था कि प्रधानमंत्री को जो भी शिक्षा जगत है, विज्ञान है यानी कि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और भी जो प्रशासन से संबंधित काम है, जो भी हमारे संविधान से संबंधित छोटे-मोटे, उसमें किस तरीके से क्रिएटिविटी लाई जाए, नयापन लाया जाए, तो ये सब सलाह देने का काम करना था किसको? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को। तो कभी भी प्रश्न आया कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना मुख्य रूप से क्या थी, तो उसका काम था शिक्षा हो या प्रशासन हो या विज्ञान हो या कला जगत हो, कुछ भी हो, उसमें प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और ये 2005 में थी, तो जाहिर सी बात है उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर A.L. मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? अब उच्च शिक्षा का पेपर है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। तो इस चीज को भी आप मन में रखिए कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है माध्यमिक शिक्षा से भी संबंधित। बहुत लोग कहते हैं तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, हमारे पास आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो लक्ष्मण मुदालियर थे, इनका फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ आपको, लक्ष्मण मुदालियर इनका नाम था, तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। सही आंसर आपको बता दूं यहाँ पे मैं, सही आंसर है 1952। तो 1952 में माध्यमिक शिक्षा की जो स्थापना की इन्होंने, मुदालियर ने, इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है और सन तो पूछा ही जा चुका है आपके सामने, ये यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना किसके अनुदेश के अंतर्गत होती है? स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ, तो यहां पर नीति आयोग, रूसा, CABE या पूसा। तो सही आंसर मैं आपको बता दूं, रूसा सही आंसर है। रूसा का फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कहते हैं इसको। रूसा का जो फुल फॉर्म है, R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, S से शिक्षा और A से अभियान। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हिंदी के माध्यम से निकाला गया है। ये ऐसा नहीं है कि R से कुछ इंग्लिश कोटेशन लिखी हो, नहीं, ये हिंदी में है। तो राष्ट्रीय मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर ताकि आपके दिमाग में ये चीज छप जाए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये राज्यों के जो भी स्तर हैं, राज्यों की जो चीजें हैं, राज्य में जो शिक्षा परिषद बनाए जाते हैं, ये इसी के हिसाब से बनाए जाएंगे, इसी के अंतर्गत होंगे, इसी के अनुदेशन में होंगे। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, कोशिश करूंगा इसका भी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? इससे सरल सवाल आपको हायर एजुकेशन में नहीं मिलेगा। अगर मैंने ये लाइन बोल दी है, इससे सरल नहीं मिलेगा, तो आपको आंसर भी पता चल जाना चाहिए। तो which of the following in trusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India? तो उम्मीद है आप आंसर सोच चुके होंगे, समझ चुके होंगे। आपको सीधे मैं आंसर पे ले चलता हूं। 5वां क्वेश्चन है ये। सही आंसर है C, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका फुल फॉर्म बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, कब बना, कैसे बना, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी कभी कभी आपके सही हो सकते हैं अगर आपने यूजीसी को पूरा अच्छे से पढ़ रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो यूजीसी का जो उद्घाटन हुआ 1953 में औपचारिक रूप में, देखिए कितनी बढ़िया बात बताई गई, औपचारिक रूप में 1953 में औपचारिक रूप में हुआ था, लेकिन बाद में 1956 में यानी कि 1956 में इसको संविधान द्वारा भी एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसको सामने लाया गया था।
तो यूजीसी का उद्घाटन 1953 में किसने किया था? जी हाँ, आप सोच चुके होंगे, मैं भी आपको बता दूं सही आंसर। तो सही आंसर है आपका श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ी बात करते हैं। थोड़े 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, ये कि पहला शिक्षा मंत्री कौन था देश का। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत जल्दी भाग मत जाइएगा, आगे फॉरवर्ड मत करिएगा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको कि देश का पहला शिक्षा मंत्री, अक्सर आपने चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपने माफ कीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद पे ही आपने टिक किया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब शिक्षा मंत्री हमारे देश में होते ही नहीं थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, कभी भी इस तरीके की बात आती है कि पहला कौन है शिक्षा मंत्री, तो पहले शिक्षा मंत्री आपने हाल ही में सुना था जब शिक्षा नीति आई, तो उसमें बताया गया कि अभी तक जो एचआरडी मिनिस्टर कहे जाते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कहे जाते थे, वो अब एजुकेशन मिनिस्टर कहे जाएंगे। और एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अभी तक कोई पद नहीं था। तो श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले एचआरडी मिनिस्टर थे, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकती है। तो एचआरडी मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पहले शिक्षा मंत्री आप रमेश पोखरियाल निशंक, जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे, वो हो जाएंगे आगे से। अब आप अगर वेबसाइट पे भी अभी देखेंगे जाके एचआरडी मिनिस्टर की वेबसाइट पर, तो आपको उन्हीं का नाम एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में दिखाई देगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। एक क्वेश्चन मुझे और समझ में आ रहा है, क्योंकि हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर नाम चेंज हुआ है, तो हो सकता है एक प्रश्न आपके सामने आ जाए कि अभी तक कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एचआरडी मिनिस्टर रहा हो। समझ गए ना? एचआरडी मिनिस्टर भी वही हो और प्राइम मिनिस्टर भी वही हो। तो 3 लोगों का नाम आता है। डॉक्टर वीपी सिंह का नाम आता है, जो बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का नाम आता है। उसके बाद स्वर्गीय जो हमारे अटल बिहारी हैं, उनका नाम आता है। तो 3 लोगों का नाम आता है, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी का। 3 लोग ऐसे लोग थे जो एचआरडी मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बन सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि आपको बताना है ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, जहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। आपको पता ही है कि जो लोग घर पे बैठ के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी कारण से कॉलेज नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। पहली ओपन यूनिवर्सिटी भारत की कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैं आपको सीधे आंसर पे ले चलता हूँ और आपको बताऊंगा कि पहली ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो थी भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में। हैदराबाद का मतलब कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था किस प्रदेश में था, तो हो सकता है आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आंध्र प्रदेश आप बताएंगे। और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में है, तो हैदराबाद हो सकता है आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन में ना हो, तो हैदराबाद की जगह तेलंगाना भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो पहला ये जो मुक्त विश्वविद्यालय है हैदराबाद, यानी कि वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। और अगर ये पूछ लिया जाए ये मतलब कब बना या कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो डेट मैं सन भी बता दूं आपको, 1982 में, यानी कि 1982 में ये भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतरराष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो द वाशिंगटन Accord इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंजीनियरिंग एक्रीडेशन बॉडीज हैज द इंडियन रिप्रेजेंटेशन थ्रू। आप खट से कहाँ पे जाएंगे? बहुत लोगों ने निशान लगा दिया होगा, कई लोगों ने अपने दिमाग में कर लिया होगा कि हाँ प्रत्यायन लिखा है, एक्रीडेशन लिखा हुआ है, खट से नैक पर
लगा दो। जी नहीं, यहाँ पर नैक गलत हो जाएगा। बहुतों ने पिछली बार जब ये प्रश्न आया था कईयों लोगों ने कहा कि नैक होना चाहिए। नहीं, नैक सही है, लेकिन नैक इस प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएगा आपका। नैक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। लेकिन ये सभी कॉलेजों के लिए बनाया गया है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई इसको छोड़ दो या कुछ भी है, वो सबके लिए है। वो अपने अलग स्तर से काम करता है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रत्यानयन निकायों के लिए, यानी कि स्पेशली अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर हमें शो करना है कि हाँ बस देखिए ये A++ मिला है ऑल वर्ल्ड लेवल पर। नैक क्या करता है? इंडिया लेवल पर A++ देता है या B++ देता है, जो भी देता है। लेकिन NBA जो सही आंसर है आपका, वहां मैं ले चलता हूं आपको। NBA क्या करता है, जिसका फुल फॉर्म भी बता दूं आपको, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। N फॉर नेशनल, B फॉर बोर्ड एंड A फॉर एक्रीडेशन, जिसको हम हिंदी में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड या संस्था, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड। फिलहाल इंग्लिश में याद रखिएगा इसको, बहुत कठिन नहीं है। NBA फुल फॉर्म में पूछा भी जा सकता है कि NBA की फुल फॉर्म क्या है। इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग के जो कॉलेज होते हैं उसको वर्ल्ड लेवल पर कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पे हैं, टॉप 10 में हैं, तो वो जो एक रैंकिंग होती है वो काम करता है इंडिया में NBA। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? इस प्रश्न को देख के कई लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो पता भी नहीं है, इतनी देर तो पढ़ते पढ़ते नींद भी आने लगेगी। ऐसा नहीं है, ये प्रश्न काफी सरल होते हैं और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको नंबर मिल सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब आप लोग इसको पॉज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बात यह है कि मैं समझाऊंगा तो हो सकता है आपके दिमाग से कुछ इधर उधर हो जाए। तो आप पहले समझ लो कि क्या पूछा गया है, अपना एक आंसर दे लो, फिर देखते हैं कि आप सही थे या नहीं थे। ओके। तो भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभिगम यानी कि एक्सेस, साम्या यानी कि इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। हाँ, तो 6 ऑप्शन हैं और नीचे भी लगभग सब में कई तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं और इंग्लिश हिंदी के चक्कर में 2-2 बार दे दिया है उन लोगों ने वही ऑप्शन। तो आप समझ लीजिएगा किस किस तरीके से हमको देखना है। वो जैसे A के आगे 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उन्होंने एक इंग्लिश में दिया, एक बार हिंदी में दिया है, तो डबल हो गया है। ABCD में क्या सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या सही है और क्यों सही होगा। देखिए, कहीं भी एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सीलेंस, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं, कोई भी शिक्षा हो सब में आराम से आप इसको रखेंगे, कोई भी शिक्षा हो। लेकिन ये जो मूल्य आधारित शिक्षा, माफ कीजिएगा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा लिखा हुआ है, इस पर तो पूरा कानून बना हुआ है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, है ना। 21A आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊं, ये नवा क्वेश्चन है 21A। यहाँ पर ये 21A लिख देता हूं मैं। तो 21A में क्या कहा गया है कि अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा किसके लिए है? उनके लिए जो माध्यमिक तक पढ़ रहे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो वो उच्च शिक्षा में कहाँ जा पाएंगे? उच्च शिक्षा आते आते तो 18 साल का बच्चा हो जाता है। तो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का जो कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है उच्च शिक्षा के लिए। इसलिए आप बस 6 वाला हटा दीजिए, बाकी सारे जो हैं वैलिड हैं। तो 1 2 3 4 5 पांचों सही हो जाएंगे और ये वाला पॉइंट हट जाएगा। इस तरीके से कौन सा सही होगा आप ढूंढिए। 1 2 3 4 5 6, जी नहीं, इसमें तो 6 है, 6 हटाना है आपको कुल मिलाकर। अब ये कह रहे हैं 1 2 5, क्या ये सही है? सही है, लेकिन और भी ऑप्शन सही है तो ये भी नहीं है। 1 2 5 6 तो हटा ही देना है। 1 2 3 4 5 और 1 2, हाँ जी हाँ, डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप लोग नंबर भी जानते हैं, भेजिए मुझे कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई, कुछ भी हो तो, क्योंकि अगर हो सकता है आप सही हो, मुझ में कहीं दिक्कत आ रही है, मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई संशय रह जाए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं संशय हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का।
विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन की बात करी जा रही है कि कौन सा कॉलेज एक यूनिवर्सिटी हो सकता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी हो सकती है? बिल्कुल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो टॉप की होती है, उसको तो हम कहते हैं विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर उन कॉलेजेस को हटाना है या उन इंस्टीट्यूट को हटाना है जो एक यूनिवर्सिटी लेवल के नहीं है। प्रश्न को समझ लीजिए। आप लोग पॉज करके पढ़ चुके होंगे, लेकिन समझने का जो बात है वो यहाँ पे है। आप देखिए प्रश्न क्या है कि कौन सा विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान की श्रेणी में रखे जाते हैं, मतलब नहीं वालों को आपको हटाना है। चलिए देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। तो पहला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी सही है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ये कोई यूनिवर्सिटीज नहीं होते हैं, ये कॉलेजेस हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये संदेह पैदा कर रहे हैं, और सिविल सेक्टर इंस्टीट्यूट ये भी संदेह पैदा कर रहे हैं। 1 2 3 4 लाइन से सही है, और 1 2 3 4 कहाँ है? जी हाँ, सी ऑप्शन में। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जिसने सी लगाया है उसका सही है, क्योंकि ये बहुत सरल सवाल था और ये कई बार पूछा जा चुका है। मैं बता दूं, कई बार डीम्ड को हटा के कुछ और लिख दिया जाएगा तो 3 ही ऑप्शन सही रह जाएंगे। इस तरीके से इसको फेर बदल करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। हम जल्दी से आगे वाले वीडियोस में भी इसी तरीके के प्रश्न आपको लाते रहेंगे। आज उच्च शिक्षा प्रणाली की बात हो रही थी, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब पर हम वीडियो जल्दी लाएंगे आपके लिए। कोई समस्या हो या कोई बात है तो आप हमें कमेंट में, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, या आपके मन में कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।